नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 10 जुलाई का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है उसके अपन चर्चा करेंगे। प्रश्नों में साथियों अपन राजस्थान दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की जो इम्पोर्टेंट कटिंग है उनके भी अपन साथ के साथ इनकी जो व्याख्या करेंगे, तब इनको आपको मैं साथ का साथ आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनके साथ ही अपन ऑथेंटिक चीज़ों के साथ पढ़ेंगे। देखिएगा, अगर क्लास को आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। अपने मित्रों के साथ भी शेयर किया करो मित्रों, ठीक है। और अपने चैनल पर अभी तक 12,000 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हुए तो 12 के तुरंत कर दीजिए, ठीक है। कुछ ही देर है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा क्लास को, ताकि जल्दी से 12,000 का जो है आंकड़ा वो पार हो जाए, ठीक है। देखिए, अपन चर्चा करेंगे आज से। पहले अपन चर्चा करेंगे, देखिएगा, प्रदेश का पहला कौशल स्कूल जो है अब कोटा यूनिवर्सिटी में खुलेगा। इन सभी की चर्चा करेंगे। क्या संविधान की किताब में कैद यूसीसी बन सकेगा कानून, इनकी भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हैदराबाद में हुई स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप में युग चेलानी ने कौन सा मेडल जीता है, कौन सा पदक जीता है, और ये कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। याद रखना साथ, इनका संबंध है स्विमिंग यानी कि तैराकी है। तैराक खेल से इनका संबंध है, याद रखना है, ठीक है। तो युगल चेलानी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक यानी उन्होंने जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ब्रॉन्ज। इनको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कांस्य, कंफ्यूज नहीं होना है। कांस्य पदक इन्होंने जीता है, किसने? युगल चेलानी ने, ठीक है। और हैदराबाद के अंतर्गत स्विमिंग जो है नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। और इनका संबंध कहाँ से है साथियों? याद रखना, युगल चेलानी का जो संबंध है वो है राजसमंद से, ठीक है। देखिएगा, इसकी व्याख्या अपन देखते हैं, आगे देखिएगा। ये रहे युगल चेलानी, इनमें से देखिएगा नेशनल स्विमिंग राजस्थान में के जो युगल चेलानी ने, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये हैदराबाद में हुई स्विमिंग की नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के युगल चेलानी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। 400 मीटर जो इंडिविजुअल तैराकी स्विमिंग हुई थी उसके अंतर्गत इन्होंने यह पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना। तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना अनिल व्यास है, ठीक है ना, याद रखना है। ये देखिएगा, हैदराबाद में हुई स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप में राजसमंद के युगल चेलानी ने कौन सा पदक जीता है? याद रखना मित्रों, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और इन्होंने 400 मीटर इंडिविजुअल के अंतर्गत इन्होंने मेडल में यह पदक जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, साथ ही अपन देखते हैं कि साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग यानी कि अनिल को गोल्ड मेडल जीता है। साउथ इंडियन जो बॉडी बिल्डिंग हुई थी उसमें अनिल को कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। अमित व बंटी को कांस्य पदक जीता है। अमित और बंटी साथ में इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। ध्यान रखना, ये जो मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते। इसमें जूनियर वर्ग में उदयपुर के अनिल चौधरी को स्वर्ण पदक मिला है, तथा सीनियर चैंपियनशिप में जयपुर के अमित जांगीड़ और भीलवाड़ा के बंटी डायर ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो कौन है? नवीन यादव ने बताया कि चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इसमें से 3 खिलाड़ियों को पदक मिले हैं और जयपुर के प्रवीण कुमार चौथे स्थान पर रहे। अजमेर के शैलेंद्र राठौड़ ने 5वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अपन बात करते हैं मित्रों, अनिल का जो संबंध है वो किस जिले से है? अनिल उदयपुर जिले के निवासी हैं, याद रखिएगा, उदयपुर के ये हैं। जबकि अगर अपन बात करते हैं साथियों अमित कहाँ के हैं, तो अमित याद रखना साथियों जयपुर के हैं। अमित जयपुर के हैं। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं बंटी की, तो बंटी कहाँ के हैं? तो बंटी साथियों याद रखना भीलवाड़ा के हैं, ठीक है। ये गांव का नाम आपको याद रखना है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने जीता स्वर्ण पदक। लगा लो स्टार, 100% एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध साथियों किस जिले से है? तो याद रखना जयपुर जिले की ये निवासी है, ठीक है। चलिए, 10 मीटर एयर राइफल में अवनी का जो मुकाबला है वो स्लोवाकिया में जो वेरोनिकी और यूक्रेन इरीना में हुआ था। इसमें अवनी ने 248.3 पॉइंट हासिल किए थे। 248 पॉइंट इन्होंने जो है पॉइंट हासिल करके वर्ल्ड चैंपियन अपने नाम की है। और अवनी ने इसी जीत को अपने ट्वीट हैंडल पर शेयर किया था, ये आपको याद रखना है। इस पर उन्होंने लिखा था कि ओसीजेक 2023 WSPA वर्ल्ड कप की जो शानदार शुरुआत है वो R2 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल से जीता है इन्होंने, ये आपको याद रखना है। 10 मीटर के अंतर्गत इन्होंने ये जीता है। इनका भी याद रखना मित्रों, एशियन गेम के लिए भी चयन हो चुका है अवनी लेखरा का, ठीक है ना। चीन में होने वाली एशियन पैरा गेम्स में शिविर के लिए
भी अवनी का चयन हुआ है और इंडिया टीम का यह जो शिविर है वो दिल्ली स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में लगाया जाएगा। इस कैंप में 14 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और वह 4 इवेंट में भाग लेंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो याद रखना साथियों, राजस्थान ने कुल 17 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? राजस्थान ने 17 मेडल, ये आपको याद रखना है, जिसमें से 7 गोल्ड है, 7 तो इन्होंने गोल्ड जीता है और साथ ही 10 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। अगला देखिए, अभी इसकी व्याख्या अपन देखते हैं कि 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 17 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय वुशु संघ के तत्वावधान में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय पुरुष और महिला वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 17 मेडल यानी कि 7 गोल्ड मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। ये देखिएगा, एशियाई खेल यानी कि जयपुर के 9 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है और साथ ही सीनियर नेशनल वुशु में राजस्थान ने कुल कितने 17 पदक जीते हैं, जिसमें से ये ध्यान रखना 7 इन्होंने स्वर्ण पदक और 10 कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखिएगा, अरुंधति का जो एशियन गेम्स के लिए चयन हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अरुंधति जो चीन के अंतर्गत 23 सितंबर 5 अक्टूबर को होने वाली एशियन गेम में बॉक्सर अरुंधति का जो है ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, वेश्या में है, ये भी आपको याद रखना है। और 66 किलो भार वर्ग स्पर्धा में ये दमखम दिखाएगी, ठीक है ना, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के किस अभियान के माध्यम से नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा? तो ये किस अभियान के तहत किया जाएगा? याद रखना, ये किया जाएगा साथियों स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जागरूकता अभियान। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, व्याख्या है इसकी, क्या देखतेगा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2.5 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी है, किसके लिए? इस अभियान के लिए। ये राशि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नशे एवं मादक पदार्थों से बचने के लिए चलाया जाएगा स्वश्री गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान, ठीक है। इसके ये जो है रेडियो, टेलीविजन, सामुदायिक रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से इसको जागरूक किया जाएगा, ठीक है ना। 2.5 करोड़ रुपए के जो है वित्तीय प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी है और इस संबंध में जो 3 माह की कार्य योजना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, व्याख्या बस इतनी सी थी, इतना आपको याद रखना है कि स्वर्गीय श्री चरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान ये किसके लिए चलाया जाएगा? नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन से समाज एवं लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा, इसी के वजह से ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो है 3 माह का ये कार्य योजना है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है, किसने? सीएम अशोक गहलोत ने, ठीक है। और इसका जो प्रचार प्रसार है किसके माध्यम से किया जाएगा? रेडियो, टेलीविजन, सामुदायिक रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। एनजीओ के माध्यम से भी किया जाएगा, क्योंकि एनजीओ का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है ऐसी चीजों के अंतर्गत, ठीक है। वो भी अपने समाज के पॉजिटिव हित के बारे में ये जानकारी देते हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में भी जो मग संयन कार्यशालाएं होगी वहां पर भी आयोजित किया जाएंगे, ठीक है। सभी के तहत ये जो है जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अब देखिएगा मित्रों, इसकी अपन बात करते हैं, साथ ही देखिएगा, सार्वजनिक संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुत देने वाली अपने समुदाय की पहली महिला है बैतुल बेगम। बैतुल बेगम साथियों नारी शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है 2021 में। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये काफी चर्चा में भी रहती है, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बैतुल बेगम नमस्ते फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखें। नमस्ते फ्रांस में बढ़ा रही राजस्थान की शान यानी कि राजस्थानी लोक गीतों को दे रही है ये प्रस्तुतियां, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, नमस्ते फ्रांस की बात करें तो साथियों याद रखना, इस फेस्टिवल के अंतर्गत राजस्थान की बैतुल बेगम भजन एवं लोक गीत जो है वो गूंज रहे हैं। पेरिस में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से इस 4 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन होगा और यहाँ पर याद रखना साथियों, उस्ताद अमजद अली खान और LK सुब्रमण्यम ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज सहित कई बड़ा जो कलाकार है वो इस फेस्टिवल के अंतर्गत प्रस्तुति देंगे, ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त जयपुर के नया खेड़ा विद्याधर नगर सेक्टर 3 के कृष्णा कॉलोनी में रहने वाली बैतुल बेगम एवं उनके ग्रुप बसंत को भजन, मांड एवं राजस्थानी लोकगीतों की प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ध्यान रखना साथियों, फ्रांस के नेशनल डे से पूर्व 13 जुलाई को प्रधानमंत्री के समक्ष देंगे ये गायन प्रस्तुतियां, जो अपने नरेंद्र मोदी हैं वो भी वहां पर जाएंगे, उनके सामने ये प्रस्तुतियां दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोला वीडियो कॉन्टेस्ट का पिटारा, इसके तहत आप रोजाना 1 लाख रुपए
के साथ साथ 1,50,000 और ये सभी पुरस्कार आप रोजाना जी सकते हैं। रोजाना 2.5 लाख रुपए के जो है नगद पुरस्कार दिए जाएंगे वीडियो कॉन्स्टेंट के तहत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वीडियो कॉन्स्टेंट, ये देखिएगा फिर अपन देखते हैं। देखिए प्रदेश का पहला, अपन इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं कि कौशल स्किल जो हब यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुलेगा, ये खुलेगा साथियों कोटा के अंतर्गत खोले जाएंगे। इसके तहत यूनिवर्सिटी का जो स्तर पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब कोटा के अंदर खोला जाएगा। और राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के स्टेट समन्वयक राजीव कुमार ने बताया कि हब सेंटर को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से फंड मिल सकेगा, ठीक है। वे शनिवार को कोटा विश्वविद्यालय में सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों के बारे में बताया और योजना के चौथे चरण को जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अपन पढ़ेंगे कि संविधान की किताब में कैद यूसीसी जो है बन सकेगा कानून, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री यह कहकर कि एक घर दो कानून नहीं चल सकता, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को फिर से चर्चा में ला दिया है। आप जानते हैं कि संविधान की किताब में कैद यूसीसी आर्टिकल 44 को अमल में लाने की कानूनी पहल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा वीर तेजाजी शोध संयंत्र जो है, शोध केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। लोक देवता वीर तेजाजी शोध केंद्र जो है राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, ये जोधपुर जिले के अंदर मित्रों स्थापित किया जाएगा, ठीक है। व्याख्यापन देख लेते हैं कि लोक देवता वीर तेजाजी शोध केंद्र, लोक देवता वीर तेजाजी शोध केंद्र राजस्थान के जोधपुर जिले में है। इसका शोध केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा, यानी कि JNUV जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो लोक देवता के नाम पर शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है। जोधपुर का JNU जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर लोक देवता के नाम पर शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है, याद रखना। शोध केंद्र का उद्देश्य है कि आज की युवा पीढ़ी को वीर तेजाजी के संघर्ष को जन जन तक पहुंचाना, इसका उद्देश्य रखा जाएगा। ये देखिए ये रहे आपके वीर तेजाजी लोक देवता, यानी कि सांपों के देवता भी इनको कहते हैं। JNU पहला ऐसा विश्वविद्यालय देवताओं के नाम पर स्थापित कर रहा शोध केंद्र और भारत के छात्र यहाँ आकर कर सकेंगे शोध, जोधपुर में बनेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है मित्रों, याद रखना जामडोली जयपुर के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। और इसके प्रथम जो है कुलपति किनको नियुक्त किया गया, डॉक्टर देवस्वरूप को नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं मित्रों, याद रखना इनकी नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं राज्यपाल। अब वर्तमान में राज्यपाल कौन है ये भी आपको याद रखना है, तो वो है राज्यपाल कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र, ठीक है। जो राज्य के सभी विश्वविद्यालय के क्या होते हैं, वो कुलपति होते हैं, कौन, राज्यपाल। यह आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। देखिए ये रही इसकी जो व्याख्या है, पहले अपन उसकी व्याख्या देख लेते हैं किसके, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की अपन व्याख्या देखते हैं। ये रहे आपके डॉक्टर देवस्वरूप, ये तस्वीर है इनकी, ध्यान रखना। डॉक्टर देवस्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए हैं। और ये जामडोली जयपुर में स्थित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के ये कुलपति थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा पार्थ सोमानी ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी पर सबसे कम समय में पहुंचने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका संबंध साथियों कौन से जिले हैं, जिले से हैं। पार्थ सोमानी की अगर अपन बात करें तो ये जयपुर के रहने वाले हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखिएगा आइए अपन चर्चा करते हैं कि इन्होंने कौन सी चोटी है जिसको इन्होंने फतेह किया है सबसे कम समय में। देखिएगा देखिए बात करते अपन नंदपुरी निवासी 19 वर्षीय पार्थ सोमानी ने हिमाचल प्रदेश की स्पीति पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी माउंट कनामो को पीक पर सबसे कम समय में पहुंचने और वापस लौटने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यह है पार्थ सोमानी, ठीक है। और एक ही दिन में 19,723 फीट की ऊंचाई पर 11 घंटे और 38 मिनट के अंतर्गत ये पहुंचे हैं। और इससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो 18 घंटे का था, इन्होंने उसे तोड़ करके 11 घंटे 38 मिनट में बदल दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिएगा अगला है कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए कितने नए छात्रावास के निर्माण के लिए 14 करोड़ के प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दी है। तो कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दी है, तो याद रखना साथियों 5 छात्रावास यहाँ पर बनाए जाएंगे। और याद रखना साथियों इन्होंने 14 करोड़ रुपए की जो है राशि उनको मंजूरी दी है, ठीक है। ये देखिएगा
अनुसूचित जाति के लिए विद्यार्थियों अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए बनाए जाएंगे नए 5 नए छात्रावास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 5 नए छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी है। अलवर का मालाखेड़ा, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में बनेगा, पाली के रायपुर और उदयपुर के कानोड़ा में जो सावित्रीबाई फूले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के भवन बनेंगे, ये याद रखना है। चूरू के जेतासर में भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा, ये भी याद रखना है। और प्रत्येक छात्रावास के लिए 2.8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है सत्र न्यायाधीश राजेंद्र टूटेजा की जो राजस्थान में लैंगिक अपराध पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, तो इसका किया गया एस रविंद्र भट्ट का द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ये देखिएगा साथियों, राजस्थान में लैंगिक अपराधों पर पुस्तक का विमोचन सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र टूटेजा की राजस्थान में लैंगिक अपराधों पर आधारित पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है और इनमें 50-50 विद्यार्थियों की क्षमता होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्था को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है, सेज विकास पुरस्कारकर्ता की बात करते हैं, याद रखना ये रीको को दिया गया है। किसको दिया गया है, रीको को दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न है, यानी कि उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो याद रखना बूंदी जिले से। और यहाँ पर साथियों राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना भी बन रही है, ठीक है ना, मेज नदी के ऊपर बनाई जा रही है। इसकी व्याख्या अगर अपन देखें तो देखिएगा, बूंदी में उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु जल संसाधन विभाग से 5 विकास कार्य हेतु 156.13 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय स्वीकृति इन्होंने दी है। और बूंदी जिले में उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण का कार्य तथा बांसवाड़ा जिले में कुपड़ा गांव में जो अनास नदी पर एनीकट का जो है निर्माण करवाया जाएगा। और झालावाड़ राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में पमारा पद्धति के विकास कार्य, दूधवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा गागठीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के कार्य कटाए जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला कौन सी है, चलिए बताइए, एकमात्र महिला वो कौन है, तो याद रखना साथियों वो है योग्या सिंह। कौन है, योग्या सिंह, ठीक है। अगला है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत आवश्यक औजार खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा, 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, समझना है इसको ढंग से, देखिए इसके तहत क्या क्या जो है सुविधाएं दी जा रही है। राजस्थान सरकार जो है वो प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार अहम फैसले ले रही है। इस क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वकर्मा कामगार योजना के प्रारंभ को इन्होंने मंजूरी दी है। इसके तहत ध्यान रखना साथियों, अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केस कला व माटी कला कारीगर व घुमंतु आदि को जो है स्वरोजगार के लिए शुरू की गई है। और इस योजना के तहत याद रखना साथियों, आवश्यक औजार जो है औजार खरीदे जा सकेंगे, जैसे सिलाई मशीन के लिए 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और साथ ही 30,000 शिल्पी, हस्तशिल्पी जो हाथ के शिल्पी हैं और कारीगरों के उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी, ठीक है। प्रस्तावित योजना में विभिन्न श्रेणियों को लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिए 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो याद रखिएगा ये की जाएगी साथियों राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इसकी व्याख्या अपन देखते हैं कि राजस्थान सरकार साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर सुरक्षा को अधिक मजबूत बना रही है। अब इसके लिए राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई लैब स्थापित करने और उपकरणों के खरीदने के प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार यह लैब जो है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में संचालित होगी। इसमें प्रदेश साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और विभिन्न अपराधों में के अनुसंधान में सुगमता आएगी। याद रखना, मुख्यमंत्री ने बजट 2023 और 24 यानी कि राज्य बजट में राजस्थान में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी जो है स्थापित करने की भी घोषणा
की है। अगला जो प्रश्न है वो है कि कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लालस तथा विजयदान देथा के नाम से नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? तो याद रखिएगा 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद देखिएगा कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लालस, विजयदान देथा के नाम पर पुरस्कार घोषित किया गया है। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लालस तथा विजयदान देथा के नाम से 9 पुरस्कारों की घोषिता के तहत 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। नोडल एजेंसी है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। प्रशासनिक विभाग है इसका कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व विभाग। और पुरस्कारों की श्रेणियां जो है विजयदान देथा साहित्यकार पुरस्कार जो अनुसंधान तथा गद्य श्रेणी के अंतर्गत ये दिया जाएगा। और डॉक्टर सीताराम जो लालस यानी कि आशा पुरस्कार है किसके अंतर्गत भाषा व अनुसंधान श्रेणी में ये दिया जाएगा। कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा लोक साहित्य या फिर लोक श्रेणी में। कन्हैयालाल सेठिया साहित्य पुरस्कार जो है पद्म श्रेणी ये दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा हाल ही में 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये ध्यान रखना साथियों, बीएसएफ के कमांडेंट है योगेंद्र सिंह को ये दिया गया है। ठीक है, बाकी की अपन चर्चा करते हैं। व्याख्या के अंतर्गत वृक्ष बंधु पुरस्कार घोषित किया जा चुका है आध्यात्मिक क्षेत्र यानी कि पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा ये जो है सम्मान प्रदान किया जाता है। 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया है बीएसएफ कमांडेंट योगेंद्र सिंह को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है दौलत सिंह चौहान को। राजमाता कृष्णा कुमारी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है मुरलीधर जोशी को। और गणपत राज पुरोहित पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर नरेंद्र सिंह मेड़थिया को। और मगराज सिंधवी वन भूमि संरक्षण दिया गया है मोती सिंह को ये दिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा जयपुर के लक्ष्य चाहर का एशियन गेम के लिए चयन हुआ। इनका संबंध साथियों कौन से खेल से है? किसका संबंध पूछ रहे हैं आपसे? लक्ष्य चाहर, ये बॉक्सर है, मुक्केबाजी, याद रखना। ठीक है, इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। देखिएगा लक्ष्य चाहर का एशियन गेम के लिए चयन हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और जयपुर के बॉक्सर कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है ना, सितंबर में आयोजित होगी ये एशियन गेम, चाइना के लिए इनका चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। इसमें राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो याद रखना राजस्थान के इसके अंतर्गत 8 जिलों को शामिल किया गया है मित्रों, याद रखना है 8 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। देखिएगा व्याख्या की अगर अपन बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो मुख्य रूप से आदिवासी आबादी को प्रभावित करती है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार असामान्य रूप से अर्धचंद्राकार होता है जो ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डालता है और बहुअंग विफलता में को उत्पन्न करता है। भारत सरकार 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के उद्देश्य से अपनी केंद्रीय बजट यानी कि 23 और 24 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की इन्होंने घोषणा की है। इस मिशन में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगी प्रयासों से सिकल सेल से संबंधित जागरूकता फैलाने, प्रभावित जनजाति क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष की आयु के जो वर्ग हैं उनके 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और समग्र देखभाल इसमें शामिल है। इसके लिए भारत सरकार सिकल सेल राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया गया है और यह राज्यों को मिशन के क्रियान्वयन की प्रगति के जो वास्तविक समय पर ट्रैक करने की दक्षता और परिणामों में सुधार के लिए डेटा संचालित करने का ये मदद करेगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ पर आयोजित की जा सकती है? तरंग शक्ति जो है ये कहाँ पर अभ्यास किया जाएगा इसका? तो याद रखना साथियों तरंग शक्ति राजस्थान के अंतर्गत इसका जो है अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। व्याख्या देखते हैं इसकी। तरंग शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना आईएफ इस साल अक्टूबर नवंबर में तरंग शक्ति नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की भागीदारी के साथ इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना और रणनीतिक गठबंधनों को बढ़ावा देना। इसका आयोजन राजस्थान में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान बीज उत्पादन का जो वितरण है वो वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? तो ये याद रखना किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जाए? तो राजस्थान किसान साथी पोर्टल, राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसकी व्याख्या भी अपन देखेंगे। देखिएगा व्याख्या क्या है इसकी।
राज्य में बीज उत्पादन बढ़ाने तथा लघु और सीमांत किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाने के लिए राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन जो है चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023 के बजट में इसकी घोषणा की थी। और इन मिनी किट का वितरण कृषि विभाग द्वारा राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक किसान को बीज मिनी किट में संकर मक्का के 5 किलोग्राम, सरसों के 2 किलोग्राम, मूंग तथा मोट के 4-4 किलोग्राम तथा तिल के 1 किलोग्राम प्रमाणित किस्म बीजों का निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। अगला है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। देखिए व्याख्या देखते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभियानों से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत गाँव में रहने वाले नागरिकों को मच्छरों, मौसमी बीमारियों व अन्य कई बीमारियां जानकारी दी जाएगी। उससे बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुलाई माह को एंटी डेंगू के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंस अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? जेम एक्सीलेंस अवार्ड जो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जेम एक्सीलेंस अवार्ड, ये उसकी व्याख्या है प्रश्न की। राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को जेम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। जेम की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस जो है इसके फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला देखिएगा, राज्य स्तर पर जोधपुर जिले की मुस्कान ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो देखिएगा इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो याद रखना साथी, इन्होंने राज्य स्तर पर जोधपुर जिले की मुस्कान ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल साथी इन्होंने जीता है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना डॉक्टर सीपी जोशी को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसकी व्याख्या क्या है? देखिएगा, डॉक्टर सीपी जोशी आयरलैंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। स्टार लगा लीजिए, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को आयरलैंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। डॉक्टर जोशी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की अध्ययन यात्रा पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की समृद्धि संस्कृति के वार्षिक उत्सव जीमण 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लगा लो स्टार, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंदन में किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि डॉक्टर रोमा देवी जीमण उत्सव का आयोजन राजस्थान एसोसिएशन यूके की ओर से लंदन में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक उत्सव यानी कि जीमण 2023 का आयोजन किया गया। और मारवाड़ी थीम पर आयोजित जीमण उत्सव में रोमा देवी द्वारा पारंपरिक घरटी पर अनाज पिसाई व घूमर नृत्य के साथ मारवाड़ी संस्कृति का इन्होंने संदेश दिया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी है और डॉक्टर रोमा देवी ने विशिष्ट अतिथि मूंगे मेहमान के रूप में शिरकत की है। किसके रूप में? मूंगे मेहमान, ये भी लाइन याद रखना है, मूंगे मेहमान के रूप में इन्होंने स्वीकृत की है। अगला देखिएगा, राजस्थान की समृद्ध संस्कृति के वार्षिक उत्सव ये दोबारा रिपीट हो गया है। देखिए अगला है, राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग 2023 में भारत में 13वां जो है एशिया में 147वां स्थान इसने हासिल किया है? तो KIIT जयपुर ने इसमें हासिल किया है। ठीक है। इसकी व्याख्या है और ये लास्ट प्रश्न भी है आज का। राजस्थान की KIIT इंस्टीट्यूट का देश में 13वां और एशिया में 147वां स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में KIIT यूनिवर्सिटी ने भारतीय विश्वविद्यालय में 13वां और एशिया में इन्होंने 147वां स्थान हासिल किया है। तो मित्रों ये क्लास थी 1 से लेकर के 10 जुलाई का जो भी करंट अफेयर्स था उसके पन्ने चर्चा करी है और कुल 60 प्रश्नों के पन्ने व्याख्या के सहित चर्चा करी है। ठीक है। कल फिर अपन लगातार उसी वे में क्लासों की स्टार्ट करेंगे जिस प्रकार से अपन करते हैं। ठीक है। उसमें अपन सभी प्रश्नों को शामिल करते हुए क्लासों को लेंगे जिसमें राजस्थान इकोनॉमिक्स, बजट और राजस्थान करंट अफेयर्स और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लासें भी उपलब्ध करवाऊं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताना है।